आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड मिडिल टर्म स्प्लिट के ऊपर कि कैसे किसी भी क्वेश्चन में मिडिल टर्म का अगर यूज है तो उसे कैसे अप्लाई करना है, कैसे सॉल्व करना है। मिडिल टर्म स्प्लिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होती है स्पेशली फॉर क्लास 9 एंड 10 बिकॉज़ लगभग 40% चैप्टर में इस मेथड का यूज होता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें की मेथड नहीं आई होती है क्योंकि कुछ स्कूल्स में 8th में पढ़ाई जाती है, कुछ स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती है क्योंकि सिलेबस में 8th की रहती नहीं है। लेकिन फिर भी प्रेफरेबल है कि आपको 8th तक मिडिल टर्म स्प्लिट को सीख ही लेना चाहिए। कैसे भी 9th में टीचर ये मान के पढ़ाते हैं कि आपको मिडिल टर्म स्प्लिट आती है, इन केस आपको नहीं आती है तो यही सही समय है मिडिल टर्म स्प्लिट को सीख लेने का। तो आज हम इस वीडियो में A to Z मिडिल टर्म स्प्लिट के बारे में सारी की सारी बातें जान जाएंगे। बने रहिएगा वीडियो में। मिडिल टर्म सीखने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मिडिल टर्म मेथड अप्लाई किन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर होती है, किन इक्वेशंस पर अप्लाई होती है। आई होप आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशंस के बारे में थोड़ा सुना होगा। अगर नहीं जानते तो देखिए एकदम बेसिक से बात कर रहे हैं, उसमें भी चर्चा कर लेते हैं। कोई ऐसी चीज जिसमें कि नंबर्स और साथ में वेरिएबल्स का इन्वॉल्वमेंट हो, ये हो गया नंबर्स, ये हो गया वेरिएबल। बस ऐसी ही कोई भी चीज अगर लिखी हो वेरिएबल्स और नंबर्स के साथ वाली तो कहलाती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेकिन अगर इसी में 2x + 4 जो मैंने लिखा है, अगर इसी में मैं एक इक्वल्स टू का साइन लगा दूं और दूसरी साइड कोई भी एक रैंडम नंबर ले लूं तो अब ये चीज एक इक्वेशन बन गई। यानी कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन के बीच बस एक इक्वल्स टू का डिफरेंस रहता है। अगर ये इक्वालिटी प्रेजेंट है, इक्वल्स टू प्रेजेंट है तो वो चीज इक्वेशन है, और नहीं है प्रेजेंट तो वो चीज एक्सप्रेशन है। अब बात आती है कि तो ये दोनों अलग कैसे होते हैं। ये एक्सप्रेशन नहीं कहलाएगा, ये इक्वेशन कहलाएगा, और अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख दूं तो अब ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, इक्वेशन नहीं कहलाएगा। यानी कि ये जो चीज यहाँ लिखी है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये जो ऊपर लिखा हुआ है इक्वल्स टू के साथ ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा कि क्या होता है। इसके बाद बात आती है कि अगर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और इक्वेशन है तो क्या मिडिल टर्म पे अप्लाई होगी। तो इसका जवाब है कि ऐसी चीजों पे तो मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई नहीं हो सकती। ऐसी चीजों पे नहीं हो सकती तो कैसी चीजों पे अप्लाई होगी, अब हम उसमें बात कर लेते हैं। आपको आई होप इतना पता होगा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि पॉलिनोमियल में प्रेजेंट वेरिएबल्स पे जो पावर है वो मैक्सिमम कितने तक गई है। जैसे कि यहाँ लिखा था हमने 2x + 4, 2x + 4 पे वेरिएबल की पावर देखनी है अगर हमें, तो x के ऊपर तो कुछ भी पावर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कंसीडर की जाएगी 1, यानी कि इस एक्सप्रेशन में डिग्री है इसकी 1। ऐसे पॉलिनोमियल कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। कुछ ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनमें यही जो मैक्सिमम पावर है हो सकता है कि वो 2 तक जा रही है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ तो वेरिएबल ही नहीं है। तो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है 2। जिन भी एक्सप्रेशंस में हाईएस्ट पावर वेरिएबल पर 2 होगी वो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इनकी डिग्री 2 है। देयरफॉर दीस पॉलिनोमियल्स आर कॉल्ड एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आपको ऊपर समझ आएगा कि बस इस पे क्या लगा देना होगा, इक्वल्स टू में 0 लगा देना होगा। तो अब ये इक्वेशन हो गई। अगर इक्वल्स टू 0 यहाँ पे नहीं लगा था तो ये एक्सप्रेशन था। कैसा एक्सप्रेशन था? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहलाएगा, और क्योंकि इसकी ऊपर डिग्री 1 थी इसलिए ये लीनियर एक्सप्रेशन कहलाएगा। इन केस किसी क्वेश्चन में किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 चली जाए तो देखिएगा ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे हमने पॉलिनोमियल लिखा है 3x³ + 4x² + 2x + 3। अगर आप ध्यान देंगे तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर है वो 3 की है, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 3 की है इसलिए ये पॉलिनोमियल कहलाएगा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इन तीनों में से बात आती है कि मिडिल टर्म मेथड अप्लाई किन क्वेश्चंस पर होती है, किस टाइप पर होती है। तो हम आपको बता दें मिडिल टर्म स्प्लिट ना लीनियर पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई होती है, ना क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई होती है, क्यूबिक पे भी अप्लाई नहीं होती है। ये अप्लाई होती है केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि अप्लाई कैसे होती है। अभी तक हमने वीडियो में ये सीखा कि मिडिल टर्म मेथड किन पॉलिनोमियल्स पे अप्लाई होती है। तो उसका जवाब है मिडिल टर्म मेथड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर अप्लाई होती है, यानी कि ऐसे पॉलिनोमियल और ऐसी इक्वेशंस जिनकी डिग्री 2। वीडियो में अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसके नोट्स आप ये है समझ सकते हैं। बहुत ही शॉर्ट में हमने सब कुछ लिखा हुआ है क्योंकि हमें जल्द से जल्द पूरे के पूरे टॉपिक को कवर करना है। तो हमने देखा कि डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में इन्वॉल्वड वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर है वही उसकी डिग्री कहलाती है। अच्छा, आपके मन में ये ना है कि अभी हम बात एक्सप्रेशन और इक्वेशन पे कर रहे थे, लिखा तो यहाँ पे पॉलिनोमियल है। जो एक्सप्रेशन और इक्वेशन होते हैं ना उन्हें पॉलिनोमियल के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ 2x² + 4y, y में वेरिएबल लिखी रखते हैं +4x + 3। तो 2x² + 4x + 3 में ये एक एक्सप्रेशन है
हम इसे एक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। बात खत्म, बस इतना ही है पॉलिनोमियल और एक एक्सप्रेशन के बीच का डिफरेंस। जिस प्रकार से इंसान को ही ह्यूमन भी बोला जाता है, पीपल भी बोला जाता है, क्या दोनों में कोई अंतर है? बिल्कुल वैसे ही इसमें अगर हम इसे पॉलिनोमियल बोले और या इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोले तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे यही कारण है कि यहाँ पे लिखा है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब दोनों का एकदम सेम है। तो एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो उसकी हाईएस्ट पावर पे डिपेंड करेगी वेरिएबल की। तो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए अभी हमने देखा कि डिग्री कितनी आती है, आप लोगों को याद ही हो गया होगा, 1 आती है। इसका अगर हम एक एग्जांपल लिखना चाहें ब्रैकेट में बाद में लिखते हैं, तो बस हमें एक ऐसा एग्जांपल लिखना है इसमें कि वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर 1 रही है, 3x + 11। देखिए जरा वेरिएबल के ऊपर हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है तो 1 मानी जाएगी, लेकिन नहीं जाती है। इसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है आपको पता ही होगा 2 होती है, वो यानी कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा वो पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल लिखा है 3x² + 2x + 13। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है तो उसके ऊपर हाईएस्ट पावर 2 गई है। बार-बार मैं x वेरिएबल इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि जनरली बुक्स में ज्यादातर वेरिएबल x ही दिखाई देगा आपको, लिखने को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिएगा ऐसा एग्जांपल, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है हम सभी जानते हैं 3, और इसका एग्जांपल हो जाएगा फॉर एग्जांपल 4y³ + 12y + 11। कुछ भी रैंडम वैल्यूज ले सकते हैं, बस समझने के लिए इतना एग्जांपल काफी है कि जिन भी पॉलिनोमियल्स या जिन भी एक्सप्रेशंस की हाईएस्ट पावर की जाएगी वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स या फिर क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और इन तीनों टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारी मिडिल टर्म मेथड अप्लाई करने एक्सप्रेशन पे हो सकती है केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पर, इस कैटेगरी में। बाकी 2 कैटेगरीज आपको बेस समझाने के लिए थी, मिडिल टर्म मेथड केवल इस कैटेगरी पर ही अप्लाई होती है। अब हम सीखना शुरू करते हैं कि कैसे। क्योंकि हमने इतना सीख लिया है कि मिडिल टर्म स्प्लिट अप्लाई होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, तो हम सारे काम छोड़कर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझने पे पहले आना होगा, ताकि हमें ये समझ आ पाए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते कैसे हैं। अभी तो आपको इसका एग्जांपल्स क्लियर हो गया है, लेकिन इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि ax² + bx + c, दैट इज, यानी कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 ही होगी। वेरिएबल x है तो x² देखिए हाईएस्ट पावर 2 है। ये जो a है ये x² का कोफिशिएंट है, ये जो b है ये x का कोफिशिएंट है, और ये जो c है ये कांस्टेंट टर्म है। ये आपको याद रखना होगा। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल लिखते हैं 4x² + 2x + 11, तो इसका मतलब ये होगा कि x² के साथ जो लिखा था देखिए वो a था, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी? x² के साथ जो लिखा है यानी कि 4 हो जाएगी। x के साथ जो लिखा रहता है वो b माना जाता है, तो x के साथ यहाँ 2 लिखा है इसलिए b माना जाएगा 2। और लास्ट में जो अकेला खाली नंबर लिखा रहता है उसे बोला जाता है कांस्टेंट टर्म, c से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे वो खाली नंबर लिखा हुआ है 11, यानी कि c की वैल्यू हो जाएगी 11। अब बात आती है क्या हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को a b और c के टर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहचान सकते हैं? तो हाँ, पहचान सकते हैं हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के a b और c को, क्योंकि सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी फॉर्म की होती है। देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था 3x² + 2x + 13। तो अगर आप थोड़ा बहुत समझे तो आप a b और c की वैल्यूज को साफ साफ देख पाएंगे। x² के साथ वाला a है, बात खत्म, तो a की वैल्यू हो गई 3। x के साथ वाला b है तो b की वैल्यू हो गई 2, और लास्ट में जो खाली नंबर लिखा है वो c है, तो c की वैल्यू हो गई 30। आपको बस a b और c को पहचानना होगा हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि यहाँ पे a b और c की वैल्यू कितनी है। एक एग्जांपल आपके लिए जरा ट्राई कीजिएगा कि क्या ये आपके बन रहा है। जैसे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिखा है 2x² - 4x + 8, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है। क्या इसमें आप a b और c की वैल्यू देख पा रहे हैं? तो देखिए x² के साथ वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर लिख सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं, ताकि बाद में मैच कर पाए कि सही आया है या गलत। तो a b और c की वैल्यू अगर हमें लिखनी है तो a की वैल्यू हो जाएगी इस जगह पे x² के साथ जो लिखा है वो a की वैल्यू है 2, x के साथ जो लिखा है वो b की वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ तो -4 लिखा है। तो याद रखना साइन के साथ लिखना होता है आपको। अभी तक तो x के साथ जो भी लिखा था वो देखिए प्लस में रहता था, तो b की वैल्यू साफ साफ दिखती थी, लेकिन यहाँ तो माइनस आया है। तो हम वही बोल रहे हैं कि बस आपको माइनस के साइन के साथ ही लिखनी है b की वैल्यू। अगर a माइनस होता यहाँ पे कुछ ऐसा होता तो हम a की वैल्यू -2 लिखते है, नहीं है तो इसलिए अभी लिखते नहीं है। b की वैल्यू हो जाएगी -4 और c की वैल्यू हो जाएगी जो लास्ट में खाली नंबर लिखा रहता है, कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ऐसे याद रखना, हो जाएगी वो a। इस एग्जांपल के लिए आई होप ये वैल्यू आपकी सही आई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट इन क्वेश्चंस पे अब इतना बेसिक पढ़ने के बाद अप्लाई कैसे होती है। मिडिल टर्म मेथड देखिए 2 पर्पस
से यूज होती है। पहला पर्पस होगा मिडिल टर्म मेथड को यूज करने का फैक्टराइजेशन। क्लास 9th वाले बच्चे इस बात को समझ पाएंगे कि क्यों मिडिल टर्म मेथड फैक्टराइजेशन में यूज होती है, कैसे यूज होती है फैक्टराइजेशन में, वो हम एग्जांपल्स में देखेंगे। और मिडिल टर्म स्प्लिट को यूज करने का जो दूसरा कारण होता है वो होता है टू फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बस इन दो मेथड्स के लिए मिडिल टर्म का यूज होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी भी बात की थी कि लगभग 40% चैप्टर्स में 9th और 10th के मिला के इस मेथड का काम आता है, बहुत होता है, तो पता होना जरूरी है। तो ये दो कारण होंगे, पहला होगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल और दूसरा होगा टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। बस हमने बात की है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पे मेथड अप्लाई होती है। तो दो रीजंस हो सकते हैं, पहला कि जब फैक्टराइज कर रहा हूं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को, दूसरा जब जीरोस फाइंड कर रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के। एग्जांपल से ही सब कुछ समझ में आएगा और अब हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले एग्जांपल से, बहुत ही इजी एग्जांपल ले रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। पहला एग्जांपल है जो वो है x² + 7x + 12। सबसे पहले तो आप मन में अपने ये देख लीजिए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल्स टू नहीं है, तो हम उसे एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसे हम इक्वेशन बना लेंगे अभी सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम इसके जीरोस फाइंड करने जा रहे हैं, ये वाला पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें इसे इक्वेशन बनाना होगा। आपको कुल मिला के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दिखेगा और लिखा रहेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। तो आपको कैसे करना है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन लिख लेना है इस तरीके से, ताकि कॉपी में एग्जाम में देख के समझ में आए उसे कि चलो ठीक है कुछ तो आता है, ऐसे अच्छा प्रेजेंटेशन। x² + 7x + 12 लिखा है। आपको फर्स्ट स्टेप में x² + 7x + 12 लिखना है और इज इक्वल्स टू में 0 ही लिख देना है। यानी कि जो भी मेन पॉलीनोमियल लिखा है अगर उसमें इक्वल्स टू का साइन नहीं लगा है तो आपको इक्वल्स टू में 0 लगा के लिख देना है। फिर से हम एक बार बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, सेकंड वाला पार्ट हम यहाँ पे जीरोस फाइंड कर रहे हैं। फैक्टराइज वाला पार्ट आप नहीं बता रहे हैं, जीरोस पहले फाइंड कर रहे हैं, ये वाला ठीक है। तो x² + 7x + 12 = 0 लिखा है जगह पे। आपको सबसे पहले बच्चों a, b और c की वैल्यू पता लगा लेनी है कि क्या होगी। अभी हम सीख के आए हैं x² के साथ जो लिखा है वो a है, कुछ भी नहीं लिखा है 1 माना जाएगा। x के साथ जो लिखा है वो b है, साइन के साथ b देखिए प्लस का 7 है तो 7 लिख देते हैं। और c की वैल्यू वो होती है जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म 12। क्या a, b और c की वैल्यू आपको लिख लेंगे। अब आपको a की वैल्यू जो है और c की वैल्यू जो है उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 12 है। इन्हीं दोनों वैल्यूज को हमने बोला आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 1 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12 और उसको साइड में लिख सकते हो आप, रफ वर्क रहेगा ये जो साइड में लिखवा रहे हैं, ये मन में करना होता है। तो a और c को मल्टीप्लाई किया तो 12 आ रहा है। और मिडिल टर्म का कोफिशिएंट देख लेना है। मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे देखिए जरा 7x में कोफिशिएंट वो होता है जो वेरिएबल के साथ नंबर लिखा हो। तो मिडिल टर्म में हमेशा x ही आएगा, ये कंफर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी हमने पढ़ा था कि इस फॉर्म का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c। तो वही हम बोल रहे हैं कि मिडिल में हमेशा x वाला टर्म ही आएगा और x के साथ जो लिखा रहेगा वो x कोफिशिएंट रहेगा और वही होगी b की वैल्यू। तो यहाँ पे b की वैल्यू वही 7 आई है। तो हम वही बोल रहे हैं कि जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है वो उस प्रोडक्ट के नीचे आप लिख लें, यानी कि a और c को मल्टीप्लाई किया साइड में लिख लिया और c के नीचे लिख लिया जो b की वैल्यू है वो। अब आपको बस सोचना है ऐसे दो नंबर्स के बारे में जिन्हें अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 12 आ जाए और उन्हीं नंबर्स को अगर प्लस या माइनस किया जाए तो 7 आ जाए। वैसे a और c को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, उसके नीचे b की वैल्यू लिख ली। अब ऐसे दो नंबर पूछ रहे हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल जाए प्लस माइनस करने पे 7 मिल जाए। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं, आप 12 के फैक्टर्स सोच सकते हैं कि 1 × 12 12 होता है, लेकिन 1 और 12 की हेल्प से हमें किसी भी प्रकार से प्लस माइनस करके 7 नहीं मिल सकता। तो 2 और 6 भी 12 होता है, पर 2 और 6 की मदद से भी हमें कहीं से कहीं तक 7 नहीं मिल सकता। 2 + 6 करेंगे 8 हो जाएगा, 2 - 6 करेंगे -4 हो जाएगा, 7 तो मिलेगा। आगे बढ़ो 3 × 4 करके देखिए, 3 × 4 = 12 होता है। क्या 3 और 4 की मदद से हमें 7 मिल सकता है प्लस माइनस पे? बिल्कुल मिल सकता है। 3 और 4 को जोड़ेंगे यानी कि वो नंबर क्या होंगे, 3 × 4 = 12 और 3 + 4 7। आपको वैसे दो नंबर सोच लेते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 12 मिले प्लस या फिर माइनस करो तो 7 मिल जाए। तो हमने ऐसे दो नंबर सोच लिए कि मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल रहा है और प्लस करने पे 7 मिलता है। कुछ भी नहीं करना है, यही दोनों नंबर जो आए ना 3 और 4, ये रफ का काम है। उस 3 और 4 में हमें हमारे मेन पॉलीनोमियल को ब्रेक कर लेना है। यहाँ लिखते हैं इसके बाद का स्टेप, इसके बाद यहाँ स्टेप लिखते हैं। पहला टर्म x² ऐसे आएगा। जो मिडिल टर्म है, इस मेथड का नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिट।
जो मिडिल टर्म है ये स्प्लिट हो जाएगा, यानी कि ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा? ये जो दोनों नंबर्स आए हैं इन्हीं दोनों नंबर्स में ये ब्रेक हो जाएगा, यानी 7x को आपको लिखना होगा 3x और 4x के टर्म में। साइन कौन सा आया है जरा दोनों के बीच देखिए, प्लस या माइनस? प्लस आया है, तो प्लस के ही फॉर्म में ब्रेक करना है, यानी कि यहाँ पे लिखना है x स्क्वायर के बाद प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया, और उसके बाद 7x को हमने पता किया कि x के टर्म्स में लिखना है वही जो दो नंबर्स आए हैं, तो लिख देना है 3x प्लस 4x, फिर क्या है प्लस 12 और इज इक्वल्स टू है 0, ऐसे लिखना है। आई होप इस स्टेप तक आपको क्लियर होगा, अगर ना हो क्लियर तो वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, दोबारा देखिएगा, ये 2 एग्जांपल्स 3 एग्जांपल्स तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी समझ में आ पाएगा। ये मेथड थोड़ा टाइम लेती है क्योंकि इसमें सोचने का पार्ट ज्यादा है, समझने का और याद रखने का पार्ट भी ज्यादा है। जिन्हें आती है उनके लिए बहुत ईजी और समझ में एक बार में आ जाएगा, लेकिन जिन्हें नहीं आती है उन्हें अभी भी ये मेथड कठिन ही लगेगी, तो जरा थोड़ा टाइम दीजिएगा अपने आप को सीखने के लिए। अब जब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख लिया है 3x + 4x में, इसलिए ही मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है क्योंकि देखिए 7x थी मिडिल टर्म और हमने उसे स्प्लिट करके 3x + 4x लिखा, अभी भी तो ये 7x ही हो जाएगा, तो अल्टीमेटली पॉलीनोमियल में कोई चेंज नहीं आया है, बस हमने उसे ऐसा इसलिए लिखा है कि हम उसे यूज कर पाए जीरोस फाइंड करने के लिए। अब जब 4 टर्म्स हो गए हैं बच्चों, देखिए मेन क्वेश्चन में तो 3 टर्म्स थे, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, लेकिन अब जब हमने इसे स्प्लिट कर लिया तो 4 टर्म हो गए हैं, 1 2 3 और 4, तो स्टार्टिंग के 2 टर्म्स का आपको पेयर बनाना है, बाद के 2 टर्म्स का आपको पेयर बनाना है, और इसके बाद x² और 3x में से कॉमन देखना है क्या है, तो x² और 3x में से कॉमन आएगा x, अब यहां से 1x चला गया है कॉमन तो बचेगा 1x, प्लस का साइन आएगा, 3x में से 1x चला गया है तो बचेगा 3, प्लस का ब्रेक एडमिशन माइनस हम लोग दैन फॉर इट इज ऑन, कम ऑन नाउ x कॉमन ले लिया तो x यहां पे एक बार बचा और यहां पे x कॉमन ले लिया तो केवल 3 बचा। इसके बाद यहाँ पे जो ब्रैकेट बच रही है, जो भी ब्रैकेट बन रही है, वही ब्रैकेट आपको थोड़ा गैप देके फिर से लिख देनी है x + 3, और देखना है कि बाद वाले पेयर से x के साथ कौन सा नंबर मिसिंग है। यहाँ x के साथ 4 है, यहाँ x के साथ 4 नहीं है, तो जो भी नंबर मिसिंग है आपको वही साइन के साथ उस ब्रैकेट के बाहर लिख देना है। इसका ये भी मतलब है कि आपको इस ब्रैकेट से भी कॉमन लेना था कुछ, तो कॉमन लेने की जगह आप सीधा सा ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ से जो कॉमन लिया है और जो अंदर बच रहा है वही अंदर बच रही हुई ब्रैकेट एक बार फिर से लिख दें आप, और वेरिएबल के पहले जो भी नंबर मिसिंग हो उसको साइन के साथ एज इट इज ब्रैकेट के बाहर लिख दें, साइन के साथ एज इट इज ब्रैकेट के बाहर। अब क्या करना है, बस जो ब्रैकेट के बाहर चीजें लिखी हुई है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दो, x लिखा है ब्रैकेट के बाहर, +4 लिखा है ब्रैकेट के बाहर, और जो सेम ब्रैकेट आया है उसे एक बार लिख दो x + 3, ये ऐसा। और क्योंकि हमें इसके जीरोस फाइंड करने थे, अब हम इसके आगे इस जगह पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसके जीरोस फाइंड करने थे, तो x + 4 को जो कि हमारा पहला ब्रैकेट है इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए, और x + 3 को जो कि हमारा दूसरा ब्रैकेट है इसे भी 0 से इक्वेट कर दीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी ट्रांसपोजिशन से -4, +4 वहां जाएगा तो -4 हो जाएगा, और यहाँ से +3 वहां जाएगा -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -3। यही है इस गिवन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस। तो बात आती है कि फैक्टराइजेशन क्या अलग से सीखना होगा? बिल्कुल नहीं, अगर आपने जीरोस निकालना सीख लिया है तो आपने फैक्टराइजेशन भी सीख लिया है, क्योंकि इसी चीज के फैक्टर्स जो होंगे वो यही है, ये इसके फैक्टर्स हैं, जो ब्रैकेट्स आए हैं ना 2, ये इसके फैक्टर्स कहलाते हैं x + 4 x + 3, और बस उन फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर देते हैं अगर हम, तो हमारे पास जीरोस आ जाते हैं। दैट इज इट। एक एग्जांपल इसके बाद हम और बढ़िया सा सीखते हैं, और उसके बाद आपको इस नंबर पे मैसेज करना है, तो आपके पास एक वर्कशीट आ जाएगी मिडिल टर्म स्प्लिट के क्वेश्चंस की, जिस वर्कशीट को आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ना बने तो आप फिर से इस नंबर पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हैं। हमने मिडिल टर्म स्प्लिट को बहुत ही बढ़िया तरीके से सीख लिया है, अगर अभी कोई प्रॉब्लम रह जाए तो वीडियो को एक बार दोबारा प्ले कीजिएगा। अभी हम एक एग्जांपल इसका और सीखने वाले हैं। दूसरे एग्जांपल पे आते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट के। इस बार हम साइन में थोड़ा चेंज कर देते हैं, जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को। जैसे कि यहाँ लिखा है 5x² - 13x + 6, we need to factorize this polynomial as well as we need to find the zeros of the given polynomial also। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो या तो फैक्टराइजेशन का आ सकता है, 9th क्लास में होता है तो जनरली फैक्टराइजेशन का आता है, 10th क्लास में होता है तो जीरोस निकालने का आता है। दोनों में अंतर कितना छोटा सा होता है, लास्ट क्लास में कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन में आपको समझ में आया होगा, उसमें बस फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करते हैं तो जीरोस आ जाते हैं, उतना ही छोटा सा अंतर है। तो हम इस क्वेश्चन में फैक्टराइज भी करेंगे और जीरोस भी निकालेंगे।
बस जरा आप ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता था, ए बी और सी की वैल्यूज को पहचानना है। अच्छा हाँ, उससे पहले सॉल्यूशन भी तो लिखना होता था, तो वो लिख के ही लिखिए वैसे। तो ए बी और सी की वैल्यू आई होप आप लिख पा रहे होंगे। 9th और 10th क्लास में आके अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं जानते हैं, ए बी और सी की वैल्यूज को पहचानना नहीं जानते हैं और डिग्रीज के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप 9th क्लास में कैसे आ गए हैं, ये बड़ा ही एक कठोर विषय होगा आपके लिए। आपको इतना पता होना ही चाहिए, इससे इजी कुछ है ही नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिट समझ में आ ही नहीं सकती, कुछ भी आप कर लो तभी समझ में आएगी जब आपको ये 3 चीजें समझ आएंगी। कुल मिला के आपको वो सब समझ आया होगा जो कि अभी हमने वीडियो में किया है और पढ़ा है। इसको एक बार दोबारा देख लीजिएगा अगर आपको ये सब नहीं आता है। इतना आना कंपलसरी है टू अंडरस्टैंड द सेम। तो ए बी और सी की वैल्यू अभी हमें लिखनी है। एक्स स्क्वायर के साथ वाला हमने पहले भी पढ़ लिया था, ए कहलाता है बोलेगा। एक्स के साथ वाला साइन के साथ लिखना होता है, वो बी कहलाता है, तो बी की वैल्यू होगी साइन के साथ लिखेंगे -30 और सी यानी कि कांस्टेंट टर्म वो है जगह पे 6, जो खाली नंबर है एंड में वो कांस्टेंट टर्म कहलाता है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए कहलाता है, एक्स का कोएफिशिएंट बी कहलाता है। इतना इस चीज पे डिस्कशन हो चुका है कि अब तो आपको याद रहना ही चाहिए। इसके बाद हमने क्या देखा था कि a की वैल्यू जो आई है और c की वैल्यू जो है हमने मल्टीप्लाई करके साइड में लिख लो, तो 5 6 30 हो गया। और 30 के नीचे क्या लिखवाया था, जो b की वैल्यू है वो b की वैल्यू है -30, आप उसे भी लिख लो। इसके बाद ऊपर आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 30 मिले, नीचे आपको वही दोनों नंबर को प्लस या माइनस करने पे -30 मिले। तो 30 के आप फैक्टर सोचिए कब कब 30 मिल सकता है। तो 30 के लिए सबसे पहले दिमाग में आता है 5 6 का, तो 5 6 में 30 तो मिल जाएगा। क्या 5 और 6 से हमें 30 मिल सकता है? 5 और 6 को प्लस करेंगे तो 11 ही होगा बस, और अगर माइनस करेंगे तो 1 मिल सकता है बस। तो हमें 13 तो नहीं मिल रहा है, यानी कि हमें थोड़ा और आगे सोचना है। अब ऐसे दो नंबर कौन से हो सकते हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 30 मिले और प्लस माइनस करने पे 13 मिले, वो भी माइनस का। तो दिमाग में नंबर आ सकता है 15 × 2, 15 × 30 होता है, और 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो 30 भी मिल जाएगा ना। 15 × 30 है और 15 में से अगर 2 को माइनस करें तो 30 भी मिल जाएगा, लेकिन प्लस का 13 मिलेगा ना, हमें तो माइनस का 13 चाहिए। इसीलिए बच्चों 15 और 2 का पेयर भी नहीं ले सकते। ये एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया क्वेश्चन, बच्चे तो नहीं क्या है सेटिस्फाइंग नहीं हो रहा है या तो हमें बन नहीं रहा है, क्वेश्चन गलत है और उस पे टाइम अननेसेसरी वेस्ट कर देंगे। आपको वेस्ट नहीं करना है टाइम, कोई दूसरा पेयर सोचते रहना है। देखिए 3 टाइम्स का भी तो 30 होता है, और 3 और 10 की मदद से भी तो हमें माइनस का 30 मिल सकता है। कैसे मिल सकता है वो आपको साइन यहाँ पे पुट करके चेक करना होगा। अगर हम यहाँ -3 × -10 करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3 10 का 30 बनाएगा, और यहाँ भी -3 और -10 या -13 ही बनाएगा, यानी कि वो जो पेयर होगा जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा वो होगा -3 और -10 का। अब हमने सीखा था कि हमें मेन पॉलीनोमियल पे आके 5x² ऐसे लिखना है, बस मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का नाम है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है। मिडिल टर्म होगा हमेशा x वाला जो कि बीच में लिखा है, मिडिल का मतलब ये होता है बीच, जो बीच में लिखा है। इस -13x को हमें कैसे लिखना है, -3x - 10x, ये है -3x - 10x, और +6 और बचा है, +6 इज इक्वल्स टू, बताया था 0 पे इक्वेट करना है आपको पहले इस टाइम, इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए जो 3 टर्म्स थे अब वो 4 टर्म्स हो चुके हैं। 4 टर्म्स होने के बाद सबसे पहला स्टेप रहेगा पेयरिंग करना, 2 का एक ग्रुप बना लेना है। इसके बाद पहले पेयर में से कुछ कॉमन लेना है, तो आई होप आपको दिख रहा होगा 5 और 3 में से तो कुछ कॉमन आने से रहा, x² और x में से क्या कॉमन आ जाएगा, x, यहाँ पे 5 बचा, x² में से 1x चला गया तो 1x बचा, माइनस का साइन, 3x में से x चला गया तो केवल 3 ही बचा, तो 5x - 3 बचा। यहाँ पे बताया था जो ब्रैकेट बच रहा है वही ब्रैकेट बाद में भी बचना चाहिए, 5x - 3। तो यानी कि बाहर कॉमन क्या आ रहा होगा, जो x के साथ मिसिंग हो, लेकिन x के साथ यहाँ 5 लिखा है, ऊपर x के साथ -10 लिखा है, तो मिस क्या होगा। सबसे पहले बच्चों को देखिए यहाँ पे माइनस का साइन मिसिंग है, तो माइनस का साइन लगा दीजिए। इसके बाद 10 कब बनता है, जब 5 2 से मल्टीप्लाई करें, और यहाँ ऊपर 10 है यहाँ 5 है। हमने बोला था कि x के साथ जो मिसिंग होगा वही बाहर आएगा, तो x के साथ माइनस का साइन मिसिंग है तो माइनस का साइन लगा दिया, और 5 × 2 = 10 होता है, तो 10 में से 5 तो यही है पर 2 तो नहीं है ना, यानी कि वो जो मिसिंग है वही बाहर आएगा। आप इसको एक बार ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि देखिए -2 का अगर 5x से मल्टीप्लाई होगा तो -10x ही बनेगा, और -2 का -3 से मल्टीप्लाई होगा तो +6 ही बनेगा, यानी कि हमने कॉमन सही लिया है, फैक्टराइज सही किया है। अब इतना इजी पार्ट था कि जो चीज बाहर लिखी है उसे एक ब्रैकेट में लिख दें x और -2 को, और जो सेम ब्रैकेट आया है उसे एक बार लिख दें 5x - 3 इज इक्वल्स टू में 0 चल रहा है, आई होप आपको याद रहेगा। ये दोनों तो इसके फैक्टर्स हैं, ये दोनों इसके फैक्टर हैं, लेकिन हमें जीरोस फाइंड करने हैं।
तो बस फैक्टर्स को इंडिविजुअली 0 से इक्वेट और कर दीजिए, यानी कि x माइनस 2 को भी 0 से इक्वेट, तो x की वैल्यू मिल जाएगी इस जगह से 2 माइनस 2 आ जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर है 5x माइनस 3, 5x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करेंगे तो 5x की वैल्यू आएगी पहले माइनस 3 वहाँ जाएगा तो प्लस 3, और x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 3/5, क्योंकि 5 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई में है वहाँ डिवाइड में आ जाएगा। तो x की जो दो वैल्यूज आई हैं यही दोनों जीरोस हो गए हमारे गिवन पॉलीनोमियल की। इतनी ही है बस मिडिल टर्म स्प्लिट। अब अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो काइंडली लेट मी नो अबाउट द सेम इन कमेंट सेक्शन और ऑन व्हाट्सएप पर्सनली। और जिन लोगों को वर्कशीट चाहिए वो उसी नंबर पे मैसेज करके अपना नाम और वर्कशीट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे ही उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड कर दी जाएगी, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसमें बेसिक, एडवांस, बोनस, चैलेंज हर प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो की।